गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा के बारे में। तो आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं के बारे में पढ़ने से पहले हमें ज्यामिति की कुछ बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें ज्यामिति का परिचय पढ़ना पड़ेगा। अब ये ज्यामिति वर्ड है, ये कहाँ से आया या अब हमने इसका यूज़ करना कब शुरू करा, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम इसका परिचय पढ़ेंगे। तो वैसे तो ज्यामिति का जो हिस्ट्री है हमारी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। ज्यामिति का एक लंबा और बहुत शानदार बहुमूल्य इतिहास है। ज्यामिति शब्द यानी कि ज्योमेट्री यूनानी शब्द ग्रीक वर्ड जियोमेट्रोन का अंग्रेजी तुल्य है। अब ये जियोमेट्रोन जो वर्ड है, ये हमने ग्रीक वर्ड है ये एक। तो ये जो है दो शब्दों से मिलके बना है ये वर्ड। पहला वर्ड यहाँ पे क्या आता है, यहाँ आता है जियो, और दूसरा वर्ड क्या आता है यहाँ, दूसरा वर्ड यहाँ आता है मीट्रॉन। अब जियोमेट्रॉन, तो इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया। पहले में जियो, दूसरा मतलब मीट्रॉन। अब जियो का अर्थ क्या है यहाँ पे, जियो का अर्थ है यहाँ पे भूमि से, और मीट्रॉन का अर्थ क्या है यहाँ पे, मीट्रॉन का अर्थ होता है मापना। तो अगर हम इसका पूरा शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी भूमि को मापना, जियोमेट्रॉन। तो अब कभी ना कभी तो पहले के ज़माने में भी लोग जो हैं वो भूमि को मापते होंगे, अब भूमि को भी मापते होंगे, और कुछ ना कुछ शिल्पकला भी होगी वहाँ, और वास्तुकला भी होगी। तो इन सब चीज़ों में कभी ना कभी जब मापने की ज़रूरत पड़ती होगी तो वो ज़रूर ज्यामिति का ही इस्तेमाल करते होंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, जियो का अर्थ है भूमि और मीट्रॉन का अर्थ है मापना। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में ज्यामितीय अवधारणाएं संभवतः कला, वास्तुकला या शिल्पकला, आर्किटेक्चर और भूमि मापन की आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई। ये आवश्यकताएं पहले भी थी और ये आवश्यकताएं आज भी हैं। अब ज्यामिति में भी जो है सबसे पहले आता है बिंदु। बिंदु यानी कि पॉइंट। तो पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ एक डॉट लगाया तो ये पॉइंट है, मैंने इससे बड़ा डॉट लगाया ये भी पॉइंट है, बिंदु है। मैंने हल्का सा डॉट लगाया ये भी बिंदु है। तो बिंदु की आकृति हम अगर कहें तो कोई आकृति नहीं है, ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है। अब देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है, कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक चिन्ह यानी डॉट अंकित कीजिए। कराइए अंकित। अब क्या है, सिरा जितना नुकीला होगा चिन्ह उतना ही सूक्ष्म होगा, और लगभग एक बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा का आभास कराएगा। बिंदु पॉइंट एक स्थिति या अवस्थिति लोकेशन निर्धारित करता है। अब हमने यहाँ एक बिंदु लगा दिया, एक बिंदु हमने यहाँ लगा दिया, तो हमने इससे क्या डिसाइड करा कि एक आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। तो इसका मतलब क्या है कि इनने आपकी एक लोकेशन डिसाइड करी या नहीं करी, लोकेशन डिसाइड करी। अब जैसे उसमें बोला था कि अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि प्रकार का एक सिरा, पेंसिल का नुकीला सिरा, एक सुई का नुकीला सिरा। तो ये बात तो आपको समझ में आई कि जो सिरा जितना नुकीला होगा वो बिंदु उतना ही छोटा सूक्ष्म बनेगा, और जो सिरा जितना बड़ा होगा उससे बना हुआ बिंदु उतना ही बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले बिंदु के बारे में पता होना जरूरी था, वो हमें समझ आ गया है। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी आती है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड यानी कि इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक हमने लाइन खींची, अब हमने एक बिंदु यहाँ लगा दिया, एक बिंदु हमने यहाँ लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन के जो ये सिरे हैं ये हमने फिक्स कर दिए, निश्चित कर दिए। तो अब जब ये लाइन फिक्स हो गई तो इसे हम कहेंगे रेखाखंड। तो इसका मतलब क्या है, अब ना तो आप इसे यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, ना आप इसे यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी लंबाई आपने फिक्स कर दी। तो अब कैसे पता चलेगा, क्या कैसे कैसे होता है कि अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक कागज़ लीजिए, उस कागज़ को मोड़िए और फिर उसे खोल लीजिए। अब जब आप उस कागज़ को खोलेंगे तो उसमें क्या आपको कोई निशान दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा होगा। तो इससे एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास होता है। ये निशान आया ना, तो ये निशान जो आया इसमें रेखाखंड की अवधारणा का आभास हुआ। इसके दो अंत बिंदु ए और बी हैं। तो अब जैसे हमने भी ये लाइन सेगमेंट लिया था, तो इसके जो अंतः बिंदु हैं
इन्हें हम क्या कह सकते हैं, हम इन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी भी दे सकते हैं, हम चाहे तो इसे सी या फिर डी नाम भी दे सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो भी कोई लाइन सेगमेंट होता है उसमें जो है दो अंत्य बिंदु जरूर होते हैं। बिना अंत्य बिंदु के लाइन सेगमेंट नहीं बनाया जा सकता। तो इसके अब आगे क्या लिखा है इसमें, अंत्य बिंदु ए और बी हैं। एक पतला धागा या डोरी लीजिए, इसके दोनों सिरों को कसकर पकड़िए, धागे में कोई ढील ना रहे। यह एक रेखाखंड निरूपित करता है। हाथों से पकड़े हुए सिरे इस रेखाखंड के अंत्य बिंदु हैं। अब देखो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में दिखा रखा है कि एक हाथ से हमने धागे का ये वाला सिरा पड़ा और दूसरे हाथ से हमने धागे का दूसरा सिरा पकड़ा। अब क्या हुआ, जब ये जो सिरा है और ये जो है ये हमें निश्चित कर रहा है कि धागा कितना बड़ा है। इससे हमें पता चला जो भी चीज़ फिक्स है, जैसे अब हम एक बच्चे से कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचिए, तो वो क्या करेगा, वो स्केल लेगा, उसमें 5 सेंटीमीटर मार्क करेगा और वहाँ से एक डॉट यहाँ लगाएगा, एक डॉट यहाँ लगाएगा और एक लाइन सेगमेंट खींच देगा। तो अब आगे हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रेखाखंड तो हमें समझ आया। और क्या हो सकता है रेखाखंड के एग्जाम्पल, ये हो सकता है एक बक्से का किनारा। अब बक्से का जो किनारा है ये जो बक्से का किनारा आ रहा है ये फिक्स है या नहीं है। देखिए ये यहाँ से शुरू है और यहाँ ख़त्म है, तो ये वाला सिरा भी और ये वाला सिरा भी ये निश्चित हुए इसकी। ऐसी एक ट्यूबलाइट का भी ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों फिक्स हैं। तो ये जिसके दोनों बिंदु फिक्स हैं तो वही तो हमारा रेखाखंड है, वही तो हमारा लाइन सेगमेंट है। एक पोस्ट कार्ड का किनारा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हैं। अब एक रेखा क्या होती है, रेखा होती है लाइन। अब क्या है इसमें, कल्पना कीजिए ए से बी तक के रेखाखंड अर्थात ए बी को ए से आगे का एक दिशा में और बी से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंतर के विस्तृत किया गया है। अब देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन ली थी, ये लाइन है ए और बी, ये लाइन सेगमेंट था। अब मैं इस लाइन सेगमेंट को बी बिंदु से और आगे की तरफ बढ़ाती हूँ और यहाँ पे ए बिंदु से और आगे की तरफ बढ़ाती हूँ। तो जब मैं इसे दोनों दिशाओं में बढ़ा पा रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये एक रेखा है। क्या आप सोचते हैं कि आप कागज पर पूरी रेखा खींच सकते हैं? नहीं, कभी हम कागज पे पूरी रेखा नहीं खींच सकते। कागज पे क्या हम किसी भी चीज़ पे पूरी रेखा नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि जो रेखा की लंबाई होती है वो फिक्स नहीं होती। ये देखिए इसे आप कहीं से भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब ये इसकी लंबाई ही फिक्स नहीं है तो क्या एक कागज का टुकड़ा या फिर कोई भी और चीज़ इसकी लंबाई को कैसे माप सकते हैं? तो दो बिंदु ए और बी से होकर जाने वाली रेखा को ए बी से निरूपित करते हैं। ए बी मतलब अगर हमें लाइन को अगर हमें शो करना है तो हम क्या लिखेंगे, हम उसे ऐसे शो करेंगे ए बी और ऊपर ये डैश। यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है। इस पर असंख्य बिंदु स्थित हैं। अब इन्होंने ये क्यों कहा असंख्य बिंदु स्थित हैं? असंख्य बिंदु इसलिए स्थित हैं क्योंकि अब हम इसे कहीं से भी बढ़ा सकते हैं, तो बिंदु भी तो बहुत सारे बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए असंख्य बिंदु स्थित हैं। आप भी इसके बारे में विचार कीजिएगा। अब रेखा को निश्चित करने के लिए दो बिंदु पर्याप्त हैं। दो बिंदु पर्याप्त कैसे हैं? जैसे अब यहाँ पे हमने एक बिंदु P लिया, यहाँ एक बिंदु Q लिया। हम कह सकते हैं कि दो बिंदु एक रेखा निर्धारित करते हैं। संलग्न आकृति रेखा PQ की है। कभी कभी एक रेखा को L जैसे अक्षर से भी व्यक्त किया जा सकता है। आप इसे यहाँ पे हमने इसे L से डिनोट करा है, हम किसी और लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, पर प्रोबेबली हम L का ही यूज करते हैं। अब आती है प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं? ये होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक लाइन हमने ऐसे ली, ये लाइन ली हमने, यह लाइन L और दूसरी हमने लाइन एक और ली, ये लाइन है M। तो अब L और M ये जिस पॉइंट पे काट रही हैं उसको हम उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? उस बिंदु को हम कहेंगे PO, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को बीच से काटती हैं या कहीं से भी काट सकती हैं। इन्हें भी कह सकते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये भी काट रही हैं एक दूसरे को। तो जरूरी नहीं है कि वो बीच से ही काटें, वो कहीं से भी एक दूसरे को काट सकती हैं। तो अब यहाँ क्या लिखा है कि जैसे ये हमें ये वाली आकृति दी हुई है, इन्होंने भी लिया है कि एक लाइन इन्होंने ली है L1 और दूसरी लाइन ली है इन्होंने L2। अब L1 और L2 में हमने क्या करा,
हमने करा ये कहाँ से काट रही है, जिस बिंदु से ये काट रही है P बिंदु से काट रही हैं, तो जिस बिंदु पर ये काट रही हैं उसे हम P कहेंगे। ये दोनों रेखाएं बिंदु P से होकर जाती हैं। हम कहते हैं कि रेखाएं L1 और L2 बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, यानी कि देखो ये जो बिंदु है ये इस रेखा के साथ भी है और ये जो बिंदु है ये इस रेखा के साथ भी है, तो ये बिंदु कॉमन हुआ, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ हो, तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, देखिए आपके अभ्यास पुस्तिका के दो संलग्न किनारे। अब ये जो दो बुक के जो किनारे हैं ये फिक्स होते हैं, तो दोनों इधर से भी आ रही है इधर से भी आ रही है, तो ये जो लाइन है ये दोनों लाइन काट रही है ना इस पे, तो इसलिए हम कहेंगे। और क्या हो सकता है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर x, ये रहा अक्षर x, तो अक्षर x भी काट रहा है। और अब क्या है, परस्पर काटती हुई सड़कें, ये सड़कें भी तो हैं, ये भी तो बीच में इस बिंदु पर काट रही हैं और ये बिंदु इसमें कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, और क्या होता है, और होती हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जैसे एक लाइन मैंने ऐसे खींची और दूसरी लाइन मैंने ऐसे खींची। अब आप देखिए कि ये लाइन भी जिस दिशा में जा रही है दूसरी लाइन भी उस दिशा में जा रही है। इसका एग्जांपल हम एक और ले सकते हैं, जैसे मैंने ये लाइन इधर की साइड खींची एक और दूसरी लाइन मैंने इधर की साइड खींची, तो ये दोनों लाइन एक ही दिशा की तरफ जा रही हैं। तो जो लाइनें एक ही दिशा की तरफ जाती हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटती उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। ऐसी, अब इसके बारे में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं हम। ऐसी रेखाएं जैसे मेज में ऊपरी सिरे पर है जो प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब इन्होंने मेज में ऊपरी सिरे पर क्यों कहा, अब जो भी मेज होती है उसमें जैसे ये सपोज कीजिए एक मेज है, ये मेज का ऊपरी हिस्सा है, तो ऊपरी हिस्से में इधर देखिए ये जिधर की तरफ जा रहा है यही वाला पॉइंट इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे ही ये लाइन जिधर की तरफ जा रही है ये लाइन इधर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये लाइन इसकी समांतर है और ये वाली लाइन ये इसकी समांतर है, इसलिए इन्होंने बोला कि मेज के ऊपरी सिरे पर यदि दो रेखाएं AB और CD समांतर हों तो हम इन्हें सांकेतिक रूप से ऐसे डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, हम लेंगे AB एक लाइन, दूसरी लाइन क्या है CD, तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, इसे हम डिनोट करेंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ लाइन का मार्क लगा देंगे। अब क्या है, यदि दो रेखाएं L1 और L2 समांतर हैं तो हम L1 पैरेलल L2 लिखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं रूलर यानी कि स्केल के प्रमुख किनारे। ये देखो ये किनारे ये जिधर की तरफ जा रहा है इसका ये वाला, और ये भी इसका दूसरी तरफ इधर की तरफ ही जा रहा है। ऐसे ही रेल की पटरी देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है इधर की साइड। अब क्या है, खिड़की की सलाखें भी देखिए जिधर की तरफ ये जा रही है उधर की तरफ ये जा रही है, ऐसे भी और ऐसे भी देख लीजिए कि ये जहाँ से जा रही है ऐसे यही वहीं से ऐसे जा रही है, तो ये हुआ समांतर लाइन। किरण, अब किरण क्या होती है, किरण वो होती है कि जैसे जिसका प्रारंभिक बिंदु तो निश्चित होता है पर उसका अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता। ये तो यहाँ निश्चित है पर ये क्या है, ये निश्चित नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल हम कैसे समझें, अब देखिए किरण के एक लाइट हाउस से निकली हुई प्रकाश की किरणें। अभी लाइट हाउस से प्रकाश निकल रहा है तो इसका प्रारंभिक बिंदु जहाँ पे वो लाइट लगी हुई है वो तो फिक्स है, पर प्रकाश तो चारों तरफ फैल रहा है ना, जहाँ तक भी जा सकता है, तो जहाँ तक भी प्रकाश जा सकता है वहां तक जा रहा है, तो इसका अंतिम बिंदु तो फिक्स नहीं है। तो इसलिए क्या हुई, ये किरण हुई। जैसे टॉर्च से निकली प्रकाश की किरणें, ये भी वही है कि टॉर्च जहाँ फिक्स है पर इसकी जो किरणें हैं ये तो कहीं तक भी जा सकती हैं। और तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों में क्या है कि सूरज यहाँ जहाँ रहेगा वहां से प्रकाश निकलेगा और फिर ये पृथ्वी के हर कोने तक पहुंचेगा जहाँ तक कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो इसलिए तो किरण को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे एक किरण है, ये हमने एक किरण बनाई ये रही, तो अब हमने इसे नाम दिया, यहाँ पे इसका एक पॉइंट मान लेते हैं हम A और B। अब हमें इसे कैसे डिनोट करेंगे, A यहाँ लिखेंगे B यहाँ लिखेंगे और इसके ऊपर ऐसे वाला साइन बना देंगे, इससे हमें पता चलेगा कि ये किरण है। किरण रेखा का एक भाग है। इन्होंने क्यों बोला कि ये रेखा का भाग है, रेखा का भाग इसलिए है क्योंकि बनी तो ये रेखा से मिलकर ही है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है बिंदु से प्रारंभ, ये रहा बिंदु, यहाँ से ये स्टार्ट हुई थी जिसका आरंभिक बिंदु यानी कि इनिशियल पॉइंट कहते हैं, एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है, और ये दूसरी दिशा जो जा रही है इसमें बिना किसी अंत के यानी कि कोई भी फिक्स्ड
लिमिट इसकी नहीं है, ये विस्तृत होती जाएगी, इसलिए हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ दाईं ओर किरण की आकृति को देखिए यहाँ पे, यहाँ इन्होंने एक बिंदु लिया ए, दूसरा बिंदु लिया पी। अब ए वाला बिंदु तो इनका फिक्स है, पर पी बिंदु को ये इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, तो इसका कोई अंतः स्थान नहीं है। तो इस प्रकार किरण पर दो बिंदु दर्शाए गए हैं, ये है ए जो प्रारंभिक बिंदु है और पी जो किरण का एक अन्य बिंदु है, इसे हम डिनोट करते हैं एपी से। तो आज हमने क्या सीखा, उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।